सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, कॉलेज एंड कंपटीशन एकेडमी में आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान बीए प्रथम वर्ष, जिसका पाठ है आपके मनु, और उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। देखिए, राजनीति विज्ञान बीए पार्ट फर्स्ट के लिए आपके जो ये पहला पेपर है, यानी प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, ये कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनमें प्रथम पेपर के रूप में है, कईयों में दूसरे पेपर के रूप में है, तो सभी में है, यानी एमडीएसयू, एमजीएसयू, जेएनबीयू, यूनिराज, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, शेखावट यूनिवर्सिटी और अदर्स, यानी राजस्थान के लगभग जो यूनिवर्सिटीज है उन सभी में प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक जो पेपर है वो चलता है। कईयों में फर्स्ट पेपर के रूप में है तो कईयों में सेकंड पेपर के रूप में है। निश्चित रूप से आपके लिए यह पेपर चलता है और इसी पेपर में से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। प्रश्न बनाने के अलग अलग विश्वविद्यालयों के अलग अलग पैटर्न है, तो उनको ध्यान में रख करके आपके लिए ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं। कैसे? जैसे मान लो कई यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जिनमें छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस वाले यानी एमसीक्यूज जो होते हैं वो भी पूछे जाते हैं, बड़े प्रश्न भी पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न आपके इसमें कवर हो रहे हैं, चाहे आप एबीसीडी से संबंधित हो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, लघुत्तरात्मक हो, चाहे निबंधात्मक हो, सारे प्रश्न आपके इसमें क्लियर होंगे। और पहला भाग आपने देखा होगा। अब आज हम दूसरा भाग पढ़ेंगे मनु का, और 2 भाग में ये पार्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। मनु में से लगभग एक प्रश्न है वो आया करता है, और छोटे प्रश्न जो है वो भी आपके पूछे जाते हैं, तो कम से कम 3 प्रश्न तो इसमें से पूछे ही जाते हैं। और लगभग ये मान लो कि आप ये पार्ट है वो कई बार तो 7, 8, 9 नंबर तक का कवर कर जाता है, और कई बार ये कम से कम 5, 6 नंबर तक तो रहता ही रहता है। तो यानी इस पार्ट में से प्रश्न आपके निश्चित रूप से आएंगे। इसके अलावा जो नेट जेआरएफ करना चाहते हैं, नेट जेआरएफ जो राजनीति विज्ञान से करते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। और राजनीति विज्ञान से जो यानी लेक्चरर की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज का ये पार्ट मनु पार्ट 2, इसको हम जानते हैं कि ये क्या है। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मनु का राजकोष और अर्थव्यवस्था संबंधी विचार क्या है, ऐसा प्रश्न आपके आ जाता है। तो इसमें से कई प्रश्न भी बनते हैं, राजकोष से संबंधित और अर्थव्यवस्था से संबंधित जो है मनु क्या विचार रखता है। देखिए, मनु ने राज्य के संगठन एवं कुशल संचालन के लिए और उसकी समृद्धि के लिए राजकोष के बारे में उल्लेख किया है, और उसने राजकोष के लिए विभिन्न जो साधन है उनका यानी उल्लेख भी किया है कि राजकोष की वृद्धि कैसे किया जाए। तो राजकोष की वृद्धि के लिए उन्होंने करों का निर्धारण किया है। कौन कौन से कर हैं? तो सबसे पहले बलि नामक कर है, उसका निर्धारण किया है। बलि नामक कर, जिसका अर्थ होता है विविध कर। क्या अर्थ होता है? विविध कर होता है। और विविध कर में देखिए, यह जो कर होता है वो भूस्वामियों से लिया जाता था। किससे? भूस्वामियों से लिया जाता था, उन पर लगाया जाता था। और जनता जो है वो स्वेच्छा से राजा को देती थी, क्योंकि जनता को भी पता है कि स्वेच्छा से, यानी जब तक हम कर नहीं देंगे तो शासन व्यवस्था नहीं चलेगी। वर्तमान में भी जो टैक्स वगैरह लगाए जाते हैं तो ये राज संचालन के लिए या राजकोष संचालन के लिए, सरकार संचालन के लिए आवश्यक है। तो बलि है जो विविध करों से संबंधित है, भूस्वामियों पर लगाया जाता था, यानी जो भूमि के स्वामी होते थे और वो लोग स्वेच्छा से इस कर को देते थे। दूसरा कर जो निर्धारित किया है, मनुस्मृति में निर्धारित किया गया है, वो है शुल्क। और ये जो शुल्क नामक कर है ये व्यापारिक वस्तुओं पर लगाया जाता था। व्यापारिक वस्तुओं के लिए इस प्रकार का कर लगाया जाता है, जिसको हम चुंगी कर कह सकते हैं। चुंगी कर यानी एक वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाती है। जैसे कोई खनन है, मान लो आप यहां से खनन, जैसे पत्थर का ही खनन करके ले जा रहे हैं, तो वहां से जब आप खनन करके ले जा रहे हैं तो वहां पर आपसे चुंगी की रसीद काटी जाती है, और वो इस शुल्क के अंतर्गत आती है। तीसरा है दंड, और यानी राजा या अधिकारियों द्वारा अपराधियों पर लगाए गए जुर्माने या दंड को, या अपराध पर लगाए गए जो जुर्माना है उसे दंड के अंतर्गत रखा गया है, और इससे प्राप्त जो राशि है
वो भी राजकोष में ही लगाई जाती थी। तो 4 प्रकार के, पांचवा जो उन्होंने कर निर्धारित किया है, चौथा जो कर निर्धारित किया है वो है भाग। और भाग का अर्थ है कि इसमें जिसको हम लगान कह सकते हैं, वर्तमान में जो लगान से संबंधित है, और वर्तमान में तो नहीं है लेकिन फिर भी जो इससे पहले मध्यकाल में था, तो लगान से संबंधित है। और ये भी भूस्वामियों से लिया जाने वाला भूमि कर है। भाग अर्थ क्या है? भूमि कर है। और ये कहां से लिया जाता है? भूस्वामियों पर लगाया जाने वाला भूमि कर है। वर्तमान में इसको लगान कहा गया है। और आपके एक प्रश्न आ सकता है कि मनुस्मृति में यानी भाग जो है या भूमि कर है वो कितना निर्धारित किया गया है? वो 1/4 निर्धारित किया गया है। कितना है? 1/4 है वो निर्धारित किया गया है। अन्य कर भी उन्होंने बताए हैं। अन्य करों में जैसे तट कर है, इसी प्रकार जैसे राजपथ कर है, जैसे अभी अपने टोल टैक्स लगता है, राजपथ कर है। इसके अलावा पशु कर है, पशुओं के क्रय विक्रय पर जो कर लगता था। उसी प्रकार जैसे शिल्प कर है। ये कर भी उस समय लगते थे और मनुस्मृति में इनका उल्लेख किया गया है। तो कितनी अच्छी बात है। और इसमें एक बात आपको बता दूं कि कर से मनुस्मृति में एक तो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी, इनको कर से मुक्त रखा गया है। ब्रह्मचारियों यानी आप लिख लीजिए, ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थियों एवं सन्यासियों को कर से मुक्त रखा गया है। कर से मुक्त रखा गया है। तो इन पर कोई कर नहीं था। तो आगे हम चलते हैं। जैसे मनु की व्यवस्था है, मनु ने जो कर वसूली का सिद्धांत निर्धारित किया है कि कर वसूली के लिए क्या सिद्धांत है, उसके संबंध में देखिए। तो मनु ने सबसे पहले जो कर वसूली के सिद्धांत में रखा है वो है प्रजा रक्षण का सिद्धांत। और इसका मतलब है, मनु का क्या आशय है कि मनु के अनुसार कर लेने का उद्देश्य यानी प्रजा की रक्षा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रजा की रक्षा होना चाहिए। राजा द्वारा लेने के बदले प्रजा को जीवन और संपत्ति की रक्षा दी जानी चाहिए। यानी जीवन और प्रजा के संपत्ति की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। तो पहला सिद्धांत उन्होंने प्रजा रक्षण का सिद्धांत रखा है। यदि राजा जैसे प्रजा की सुरक्षा करने में असमर्थ होता है तो उसे किसी प्रकार का कर लेने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा मनुस्मृति में लिखा हुआ है। दूसरा है लाभ पर कर का सिद्धांत। लाभ पर कर का सिद्धांत, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि किसी भी राजव्यवस्था में सभी प्रकार के जो खर्चे होते हैं वो देने के पश्चात जो विशुद्ध लाभ होता है, जैसे मान लो या किसी भी वस्तु पर क्रय करने पर या बेचने पर जब लाभ होता है तो उसका कुछ हिस्सा है वो राजकोष में जमा करवाया जाना चाहिए। तो मनु का विचार है कि मूलधन और व्यवसाय संबंधी काम में जो लगे हुए लोग हैं वो धन को कर मुक्त रखना चाहते हैं तो वो कर मुक्त रख सकते हैं। यानी लाभ पर कर का सिद्धांत है कि लाभ के ऊपर उनको कर दिया जाना चाहिए। तीसरा है कि राष्ट्रीय योजना का सिद्धांत। राष्ट्रीय योजना का सिद्धांत का मतलब है कि मनु के अनुसार राजा के लिए यह जरूरी होता है कि उसके कारण राष्ट्र को स्वतंत्र बनाने हेतु राष्ट्रीय योजनाओं को दृष्टि में रखते हुए कर लगाए जाने चाहिए। यानी राष्ट्रीय योजनाओं को दृष्टि में रख करके, राष्ट्रीय योजनाएं हैं, राष्ट्रीय योजनाओं को दृष्टि में रख करके और कर लगाए जाने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने लिखा है व्यथा मुक्ति का। व्यथा का मतलब होता है दुख। व्यथा का मतलब क्या होता है? दुख होता है। तो इसका अर्थ है कि अगर मान लो राजा प्रजा से कर वसूल करता है तो इसका उद्देश्य होना चाहिए कि प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट देकर के किसी प्रकार का कर नहीं लिया जाना चाहिए। राजा एक जगह, ये मनुस्मृति में एक जगह लिखा हुआ है कि जिस प्रकार जोंक, बछड़ा और मधुमक्खी थोड़े थोड़े अपने अपने यानी खाद्य यानी क्रम से रक्त है, दूध है, मधु है, उससे ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार राजा को भी प्रजा से थोड़ा थोड़ा। व्यथा मुक्ति का सिद्धांत का मतलब है कि यानी प्रजा को दुख देकर के किसी प्रकार का कोई कर नहीं लिया जाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा कर लेकर के और राज्य का विकास किया जाना चाहिए।
जैसे मान लो एक मधुमक्खी होती है, वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा फूलों का पराग लेकर के और कितना अच्छा शहद इकट्ठा कर लेती है। तो इसी प्रकार वो भी ये कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा कर लेकर के और एक बड़े राज्य का निर्माण किया जाना चाहिए। अधिक कर निषेध का सिद्धांत, ये 5 उन्होंने सिद्धांत दिए हैं कि अधिक कर है प्रजा से नहीं लिया जाना चाहिए। राजा को मूर्खतावश अपने अधीन प्रजाजन से किसी प्रकार का अधिक कर वसूल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वह इस प्रकार का कर लेगा तो वह स्वयं का विनाश करेगा, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो अधिक कर निषेध का सिद्धांत है। इसके अलावा देखिए, मनुस्मृति में प्रतिपादित न्याय व्यवस्था, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु है। मनुस्मृति में न्याय व्यवस्था कैसी है? मनु ने शासन व्यवस्था का उल्लेख करते हुए राजा को निम्नलिखित निर्देश दिए हैं। एक तो क्या निर्देश दिया है कि राजा द्वारा स्थापित राजभूमि पर शांति और व्यवस्था की स्थापना करें। राजा द्वारा जो जिस भूमि पर अपना राज स्थापित किया है, उस भूमि पर उसे शांति स्थापित करना राजा का पहला कर्तव्य है। दूसरा है शासन व्यवस्था में सहयोग हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति करना, यानी जैसे मान लो राजा केवल अकेला किसी काम को कर नहीं सकता, तो उसके लिए कर्मचारी नियुक्त करना जरूरी है। तीसरी बात बताइए कि राजा द्वारा नियुक्त कर्मचारी अधिकारी शासन व्यवस्था के प्रबंधन हेतु जनता से कर वसूली एवं राज्य में होने वाली दैनिक घटनाओं, अपराधों की जानकारी स्वयं से उच्च अधिकारी को दे। अब जैसे मान लो तीसरी बात, न्याय व्यवस्था के लिए मनु लिखता है कि राजा जिन कर्मचारियों को नियुक्त करता है, उन कर्मचारियों का कर्तव्य है कि राज्य में कौन सी दैनिक घटनाएं हो रही है, कौन से अपराध हो रहे हैं, तो उनकी सूचना उच्च अधिकारी को देना और निष्पक्ष होकर के देना। चौथी बात उन्होंने शासन व्यवस्था के न्याय व्यवस्था के लिए की है कि राजा स्वयं अपने राज्य में छद्म वेश में भ्रमण करे और राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करे। जैसे मान लो राजा ने जिन कर्मचारियों को नियुक्त किया है, तो उन कर्मचारियों का निरीक्षण करना जरूरी है। छद्म वेश का मतलब वेश बदल करके जैसे साधारण आम नागरिक के रूप में राजा निकले और निकल करके उन अधिकारियों के कार्यों का निरीक्षण करे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी आज भी कई अधिकारियों के द्वारा इस सिद्धांत की पालना की जाती है, इस व्यवस्था का अनुकूलन किया जाता है। तो मैंने आपसे कहा था कि आपको नंबर बताऊंगा, तो वो नंबर है 9610208295। इन पर आपके व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, आप सभी उसमें ऐड हो सकते हैं। बॉयज और गर्ल्स के लिए अपना नाम जरूर लिखें, अपने सब्जेक्ट लिखें। तो अपने यहाँ पर अभी वर्तमान में आपके हिंदी साहित्य यानी ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल, और इसके अलावा पॉलिटिकल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल, और हिस्ट्री फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल, 3 विषयों के अध्ययन जो है वो करवाए जा रहे हैं। तो आप निश्चित रूप से, मैं ये समझता हूं कि आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक होगा, तो आप इससे जुड़े। अगला है मनु के अनुसार दंड व्यवस्था क्या है। मनु ने दंड की क्या व्यवस्था की, और मनु दंड के लिए क्या लिखते हैं? मनु लिखते हैं कि दंड व्यवस्था राज्य शक्ति का निर्णायक तत्व होता है। बिल्कुल सही है। अगर मान लो कोई निर्णय राजा को पालना करवानी है, अगर जनता नहीं कर पा रही है, तो वो दंड के माध्यम से पालना करवा सकता है, जिसको अपन ने पहले पढ़ा था कि भौतिक शक्ति, पढ़ा था ना, भौतिक शक्ति। तो भौतिक शक्ति ही दंड व्यवस्था है। और दंड है वो राज्य की संप्रभुता की धारणा का आधार होता है। राज्य जो है वो संप्रभु होना चाहिए। अपन ने पहले पढ़ा था, संप्रभु का मतलब उस पर किसी भी प्रकार के, किसी बाह्य या आंतरिक किसी भी शक्ति का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। राजा स्वतंत्र होना चाहिए, उस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होना चाहिए। अंकुश होते ही वो राजा राजा नहीं रहता, वो एक तरह से मंत्री हो जाता है। तो इसलिए राजा है वो संप्रभु होना चाहिए, राज्य में संप्रभुता के गुण होने चाहिए। अपन ने देखा है कि राज्य के 4 गुण होते हैं, अर्थात राज्य के जो 4 अंग है, 4 अंगों में संप्रभुता है वो राज्य की आत्मा माना गया है, यानी संप्रभुता आवश्यक तत्व माना गया है। दंड सभी मनुष्यों का रक्षक है और राज्य में शांति, न्याय एवं अनुशासन स्थापना के लिए आवश्यक है। दंड संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की देखभाल करता है। दंड राज्य की संपत्ति की रक्षा और वृद्धि के लिए अनिवार्य है। तो दंड के बारे में, यानी अगर मान लो आपके प्रश्न आ जाता है कि मनु के अनुसार दंड व्यवस्था क्या है, तो उसमें से आपके लिए ये उत्तर बहुत काफी है। 2 अंकों का या 3 अंकों का प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है। अब एक प्रश्न आ जाता है कि मनुस्मृति के अनुसार विदेश नीति संचालन के क्या उपाय है। विदेश नीति के बारे में अपन ने पढ़ा था, परराष्ट्र का सिद्धांत। परराष्ट्र के सिद्धांत में क्या क्या चीजें शामिल है। तो विदेश नीति के सफल संचालन के लिए मनु ने 4 उपायों का विधान किया है। कौन कौन से का? 4 उपायों का
विदेश नीति के संचालन में 4 उपाय का मतलब है कि एक देश से दूसरे देश के साथ हम एक राजा का संबंध कैसा होना चाहिए, पहले लिखा है उन्होंने साम। और साम का मतलब यूं कह सकते हैं कि निवेदन या प्रेम। क्या है? निवेदन या प्रेम। तो यानी प्रेम पूर्वक सम्मान देकर दूसरे राजा को अपने पक्ष में करना। सम्मान या प्रेम देकर दूसरे राजा को अपने पक्ष में करना, यह विदेश नीति संचालन का पहला उपाय है, साम। दूसरा है दाम। दाम का मतलब है धन संपत्ति, और प्रतिपक्षी को किसी भी प्रकार का कोई धन संपत्ति देकर के या कोई चीज देकर के, अन्य सहायता देकर के, यानी धन संपत्ति या अन्य मूल्यवान चीज देकर, मूल्यवान वस्तु देकर प्रतिपक्षी राजा को या अपने पड़ोसी राजा को या अपन से सबल राजा को अपने पक्ष में करना दाम के अंतर्गत आता है। भेद, तीसरी बात भेद है। और भेद का मतलब जैसे राजा साम से नहीं माना, दाम से नहीं माना, तो फिर उस राजा को मनाने के लिए फूट डालकर, उसके राज्य में फूट डालकर का मतलब फूट डालने के लिए भी उसने, फूट डालने का मतलब है सबल राजा जो होता है, जैसे जिस राजा को वो जीत नहीं सकता, उस राजा के राज्य में फूट डाल करके भी वो उसे राजा को जीत सकता है, अपने अधीन कर सकता है। उसने फूट डालने के 2 तरीके बताए हैं। कौन कौन से? पहला तरीका उसने बताया है कि सबल राजा और उसके मित्र राष्ट्र के बीच, यानी जैसे मान जिस राज्य को वो दबाना चाहता है तो उसका पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी राज्य के बीच में और उसके बीच में, दोनों के बीच में अंतरराष्ट्रीय फूट डाल करके और वह इसका लाभ उठा सकता है। दूसरा भेद उन्होंने डाला है कि दूसरा जो भेद क्या हो सकता है? दूसरा भेद है कि प्रतिपक्षी राजा के जो मंत्री अधिकारी है, मंत्री अधिकारियों में भी फूट डाल करके और उस राज्य में अपनी या उस राज्य को विजित कर सकता है। ये भेद की नीति है। चौथा है दंड। अब जैसे मान लो एक राजा साम से भी जैसे काबू में नहीं आया, दाम से नहीं आया, भेद से भी नहीं आया, तो अब उसके लिए दंड व्यवस्था अनिवार्य हो जाती है। तीनों व्यवस्थाएं, यानी उपयुक्त तो तीनों व्यवस्थाएं विफल होने पर, तीनों व्यवस्थाएं विफल होने पर दंड या युद्ध का विधान किया है कि तीनों व्यवस्थाएं साम, दाम और भेद तीनों विफल हो जाती है, तब राजा को दंड देकर के, यानी उस राज्य से युद्ध करके और उसे विजित किया जा सकता है, या फिर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिससे वो युद्ध करना ही होता है। तो ये तो था विदेश नीति संचालन का उपाय। इसके अलावा मनुस्मृति में और कई बातें हैं। मनु का समाज दर्शन समझाइए, ऐसा प्रश्न आ सकता है। मनु के समाज दर्शन से संबंधित आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, और सबसे राजनीति से ज्यादा समाज का प्रतिपादन उन्होंने ज्यादा किया है। मनु द्वारा प्रतिपादित मनुस्मृति में राज्य दर्शन की अपेक्षा समाज दर्शन का वर्णन जो है सर्वाधिक विस्तार पूर्वक किया गया है। इस प्रकार आप लिखेंगे, मनुस्मृति में समाज दर्शन का प्रारंभ 2 प्रमुख अंगों से शुरू होता है, वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के बारे में आप जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आश्रम व्यवस्था के बारे में आप जानते हैं कि जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इस प्रकार के 4 आश्रम है, 4 ही वर्ण व्यवस्था है। तो ब्राह्मण जो वर्ण व्यवस्था है उसके लिए क्या विधान है, क्षत्रिय के लिए क्या विधान है, उस पर थोड़ा थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। ब्राह्मण के लिए मनुस्मृति में ब्राह्मण जो व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था में पहली जो वर्ण व्यवस्था है वो है ब्राह्मण। तो मनुस्मृति में ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। क्या दिया गया है? सर्वोच्च स्थान दिया गया है, और इसे ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न माना गया है। इसीलिए हम इसको ब्रह्मा प्लस आनंद कह सकते हैं, यानी ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न जो जाति है या जो मनुष्य है उसे ब्राह्मण का रूप दिया गया। मनु ने लिखा है कि ब्राह्मण सदैव वेद सम्मत रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, और उसे वेद सम्मत और पवित्र व्यवहार ही करना चाहिए। उससे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। इंद्रियों में क्या क्या चीज है, यानी 10 जो इंद्रियों की बातें की, जिनमें से ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों की बात करता है, जैसे कान है, नाक है, चर्म है, नेत्र है, जीभ है, गुदा है,
लिंग है, हाथ है, पैर है, वाणी है, मन है, ये ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां है, तो इन पर इनका नियंत्रण होना जरूरी है। ब्राह्मण का कर्तव्य भी बताया है उन्होंने कि ब्राह्मण का क्या कर्तव्य होना चाहिए। ब्राह्मण का कर्तव्य होना चाहिए वो आलस्य रहित होना चाहिए, वेदों का अध्ययन करने वाला होना चाहिए, और उसका काम है पढ़ना और पढ़ाना, पढ़ना और पढ़ाना, यानी अपने शिष्यों को पढ़ाना और स्वयं हमेशा अध्ययन करते रहना। तो ये तो ब्राह्मण व्यवस्था। अब दूसरी उन्होंने लिखा है क्षत्रिय, और क्षत्रिय का उन्होंने कर्तव्य बताया है कि प्रजा की रक्षा करना। क्या बताया है? प्रजा की रक्षा करना, रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना, दान देना, और क्या बताया है? दान देना, यज्ञ करना, क्षत्रियों का बताया इन्होंने, यज्ञ करना, अध्ययन करना, अध्ययन करना, इसके अलावा व्यापार करना, अध्ययन करना, और इसके अलावा विषय वासनाओं से दूर रहना, विषय वासनाओं से, क्योंकि उससे क्या है कि रक्षा का भार दिया गया है, तो विषय वासनाओं में डूबा व्यक्ति है वो कभी भी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता, अर्थात वह तलवार लेकर के नहीं निकल सकता। उन्होंने क्षत्रियों को अपने विषय वासनाओं से यानी अधिक आसक्ति नहीं रखने के लिए भी कहा गया है। तीसरा जो उन्होंने वर्ण व्यवस्था में बताया है वो बताया है वैश्य, और वैश्य मतलब है राज्य की जो आर्थिक क्रियाओं का संचालन है, आर्थिक क्रियाओं का संचालन और विकास, पशुओं की रक्षा, दान देना, इनके लिए उन्होंने वैश्य की का विधान किया है। यानी वर्ण व्यवस्था में वैश्य जो होते हैं वो राज्य की आर्थिक क्रियाओं का संचालन और विकास से संबंधित काम करेंगे, रक्षा करेंगे, अध्ययन करेंगे, अध्ययन करना भी है इसमें, वैश्यों को अध्ययन करने के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा इन्होंने एक और दिया इनके लिए, व्यापार करना, ब्याज लेना, ब्याज लेना, और खेती का काम करना, कृषि कार्य करना, कृषि कार्य करना, ये उन्होंने वैश्यों के लिए निर्धारित किए हैं। अगली जो व्यवस्था है उन्होंने शूद्र बताई। इनके लिए जो मनुस्मृति जो सबसे ज्यादा विवादास्पद रही है वो इसी मानव सभ्यता के लिए ले रही है, क्योंकि मनुष्य मनुष्य में किसी प्रकार का भेद नहीं है, लेकिन मनुस्मृति में जो बात लिखी गई है उन्होंने लिखा है कि उपयुक्त तीनों वर्णों की सेवा करना। शूद्र के लिए क्या लिखा है? उपयुक्त जो तीनों वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उन उपयुक्त तीनों की सेवा करना, उपयुक्त की सेवा करना, ये उन्होंने लिखा है। और एक लिखा है कि उपयुक्त जो तीनों वर्ण है उन तीनों वर्णों की निंदा किए बिना उनकी सेवा करते रहना। और इन्होंने शूद्रों को वेदों से, वेद अध्ययन से वंचित रखा गया है। उन्होंने लिखा है कि ये वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते। मनु ने ये लिखा है कि वेद अध्ययन करना इनके लिए घोर अपराध है। क्या लिखा है? वेद अध्ययन करना इनके लिए घोर अपराध है। और यही बिंदु जो है मनुस्मृति को सर्वाधिक विवादास्पद बनाता है, सर्वाधिक मानव के साथ एक यूं कह सकते हैं कि उन्होंने एक भेदभाव किया है जो उचित नहीं है। इसका जो हम अगर मान लो मनुस्मृति का विश्लेषण करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यहां तक तो ठीक है, लेकिन यहां आकर के उन्होंने जो गलत किया तो उसके संबंध में हम ये लिख सकते हैं कि उक्त वर्ण व्यवस्था में शूद्रों के लिए निर्धारित व्यवस्था विज्ञान सम्मत एवं तर्क संगत प्रतीत नहीं होती है। मनुष्य ने यानी मनु ने मनुष्य में भेद किया है जो उचित नहीं है। प्रकृति और ईश्वर ने उनकी रचना में कोई भेद नहीं किया, यानी जैसे इस प्रकृति ने सभी को समान रूप से इंद्रियां प्रदान की है, कर्मेंद्रियां प्रदान की है, मस्तिष्क समान दिया है, लेकिन मनु ने अपनी वर्ण व्यवस्था में इनके विभाजन में जो कर्तव्य और कार्यों का निर्धारण किया है उसमें भेद करके ये उचित काम नहीं है। मनु एक जगह लिखते हैं कि यदि स्वामी मुक्त कर दे तो भी शूद्र दासता से मुक्त नहीं हो सकता, यानी स्वामी ये कहते हैं कि तू मुक्त है तो भी वो मुक्त नहीं हो सकता, ऐसी बात वो लिखते हैं जो कि अच्छी नहीं है। मनु के अनुसार दास और शूद्र का कोई निजी धन अथवा संपत्ति नहीं हो सकता, उनकी संपत्ति पर स्वामी का अधिकार होता है। ये बात भी उन्होंने गलत लिख दी, ये जो तर्क संगत नहीं है, अच्छी नहीं है। इस प्रकार मनु ने शूद्र को एक बंधु व श्रमिक की स्थिति प्रदान की है जो अच्छी नहीं है। अब यहां से आपके प्रश्न आ सकता है कि मनु ने शूद्र को एक बंधु व श्रमिक की स्थिति प्रदान की है, कैसे, स्पष्ट कीजिए। तो उसमें आप ये उत्तर लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छा उत्तर है। मनु द्वारा प्रतिपादित अपन ने वर्ण व्यवस्था देख ली, उसके बाद आश्रम व्यवस्था देखते हैं। मनु की आश्रम व्यवस्था क्या है? मनु ने मनुष्य को धर्म,
अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, यहाँ पर धर्म है। धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष जैसे 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन को 4 भागों में विभाजित किया और विभाजित करके उनके कर्तव्यों का निर्धारण किया, जिसे आश्रम व्यवस्था कहा गया है। आश्रम व्यवस्था क्या है? अगर मान लो आपसे पूछा जाए, तब आप लिखेंगे कि मनु ने मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष जैसे 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति हेतु मनुष्य जीवन को 4 भागों में विभाजित कर उनके कर्तव्यों का जो निर्धारण किया है, उन्हें आश्रम व्यवस्था कहा जाता है। अब आश्रम व्यवस्था में जो कौन कौन से आश्रम है, 4 अपने जो आश्रम बताए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। इनके संबंध में मनु क्या बताते हैं? पहली उनकी व्यवस्था है ब्रह्मचर्य आश्रम। प्रथम जो 25 वर्ष यानी 0 से 25 हम कह सकते हैं, उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम निर्धारित किया है कि जो व्यक्ति जन्म से लेकर के 25 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करेगा और इसमें उसका काम है विद्या अध्ययन करना। क्या है? विद्या अध्ययन करना। और ये ब्रह्मचर्य आश्रम जो है वो केवल पुरुषों के लिए निर्धारित किया गया है, विद्या अध्ययन करना। इसके बाद जनेऊ लेना, उपनयन संस्कार करवाना। और उन्होंने ये भी लिखा है कि जैसे वैदिक कार्यों में भाग लेना, अर्थात वैदिक व्यवस्था का पूर्ण ज्ञान करना, ये इस यानी ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रमुख कार्य है। और वैदिक यानी ब्रह्मचर्य आश्रम में उसे लोभ है, हिंसा है या इस प्रकार के जो कार्य हैं वो उसे नहीं करने चाहिए। और ब्रह्मचर्य आश्रम में उन्होंने ये भी लिखा है कि वो तेल मालिश नहीं करेगा, नाच गाना नहीं करेगा, क्रोध नहीं आएगा उसे, और वो मोह नहीं करेगा, लोभ नहीं करेगा, हिंसा नहीं करेगा। यानी ब्रह्मचारी के लिए उन्होंने कर्तव्य निर्धारित किए। दूसरा उन्होंने गृहस्थ आश्रम लिखा है और वो 26 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष की उम्र तक के लिए निर्धारित किया है। उन्होंने लिखा है कि इसका मतलब है कि 26वें वर्ष में उसे उच्च कुलीन कन्या से विवाह करना और विवाह करके गृहस्थ में प्रवेश कर जाना। और ये आश्रम जो है वो आश्रम व्यवस्था का मूल आधार माना गया है। आश्रम व्यवस्था का मूल आधार है कौन सा? गृहस्थ आश्रम। आश्रम व्यवस्था का मूल आधार माना गया और सर्वश्रेष्ठ भी माना गया है। सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना गया है क्योंकि जितने भी जो अन्य जो आश्रम है उन सभी आश्रमों का पालन इसी आश्रम से होता है, गृहस्थ आश्रम से ही होता है। और ये कहा गया है कि इसमें 3 पुरुषार्थ जो है, धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि इसी से होती है। धर्म, अर्थ और काम, 3 जो पुरुषार्थ है, 3 पुरुषार्थ केवल गृहस्थ आश्रम से ही पूरे हो जाते हैं। एक चौथा जो रहता है मोक्ष, और वो मोक्ष है वो संन्यास से पूरा होता है। धर्म अर्थ काम की जो है पूर्ति हो जाती है गृहस्थ आश्रम से। गृहस्थ आश्रम में उन्होंने कई कर्तव्य बताए हैं कि उसे अर्थोपार्जन करना है, मतलब धन कमाना है, खेती करना है, व्यापार करना है, दान देना है, विद्या अध्ययन जारी रखना है। विद्या अध्ययन के लिए तो यहां भी उन्होंने कहा है कि विद्या अध्ययन तो उन्हें जारी ही रखना है। तीसरा उन्होंने बताया है वानप्रस्थ आश्रम, और वानप्रस्थ आश्रम है वो 51 से लेकर के 75 वर्ष की उम्र तक उन्होंने वानप्रस्थ का कहा है। और वानप्रस्थ में उन्होंने कहा है कि वे जीवन के सांसारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के पश्चात वानप्रस्थ का विधान किया गया, जिसमें जो सांसारिक लक्ष्य हैं वो गृहस्थ आश्रम में पूरे हो जाते हैं। अब उन्होंने कहा है कि अब आपको वानप्रस्थ वन की तरफ गमन कर जाना चाहिए और घर और संपत्ति का त्याग करके पत्नी सहित या अकेला अपने वन गमन में चला जाए। 51 साल में होते ही जो ही व्यक्ति 51 वर्ष का हो जाता है तो उसके बाद उसे अपनी पत्नी सहित, या पत्नी नहीं है तो स्वयं अकेला, यानी वो उसे वन में चले जाना चाहिए, वन में जाकर के रहना चाहिए। 25 वर्ष तक उसे वन में रहने की बात कही गई है। उसके लिए मान अपमान, शीत ताप, सुख दुख इनसे विरक्त होने के लिए कहा गया है। और इसके लिए उन्हें इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है, अतिथि का सत्कार करना है, दान देते रहना है, दानशील होना है। तो ये वानप्रस्थ आश्रम में है। और अन्य जो अंतिम जो उन्होंने बताया है 76 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष तक या आगे भी प्लस यानी जितने भी आगे वर्ष है वो संन्यास के लिए कहा है। और इस समय तक व्यक्ति है वो देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। संन्यास में आता है तब तक वो देव ऋण से, ऋषि ऋण से और पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है और वो संन्यास ग्रहण कर लेता है। और यह आत्म कल्याण का मार्ग है, यानी आदमी को अब अपने ईश्वर का स्मरण करना चाहिए
इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, वेदों के अनुसार आचरण करते रहना चाहिए, कठोर तपस्या करनी चाहिए, परिवार, घर, संसार, सुख दुख इन सब को छोड़ देना चाहिए। यानी अब उसे परिवार की तरफ भी ध्यान देना नहीं चाहिए, उसे किसी प्रकार से अपना स्वयं अकेले का ही आत्मनियंत्रण करना है। तो ये पढ़ा अपन ने मनु। अब मनु का जो चिंतन है, इस चिंतन का हमें विवेचना होनी चाहिए, विश्लेषण होना चाहिए कि इसका क्या महत्व है। सबसे पहला है कि राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का वर्णन किया, लेकिन राजा पर नियंत्रण। इन्होंने क्या लिखा है कि उन्होंने कहा है कि राज्य की उत्पत्ति दैवीय सिद्धांत का पालन तो किया है, ये बात सही है, लेकिन उन्होंने एक निरंकुश राजतंत्र की स्थापना नहीं की है। उन्होंने राजा पर भी नियंत्रित शक्तियों का विधान किया है कि शक्तियां हैं वो नियंत्रित है। निरंकुश राजतंत्र यानी पथ प्रदर्शन करने वाला राजा, जो कि धर्म और सदाचरण के नियमों के संबंध में अगर मान लो वो पालना नहीं करता है तो वो राजा राजा नहीं होता है। राजा को प्रजा को ध्यान में रख करके काम करना चाहिए। संप्रभुता, राजधर्म और राष्ट्रीयता जैसे प्रश्नों की विवेचना की है, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने संप्रभुता, राज्य धर्म और राष्ट्रीयता जैसे आधुनिक प्रश्नों को की भी उन्होंने विवेचना की है। जबकि पाश्चात्य जो दार्शनिक है, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते थे, उनकी विवेचना इन्होंने कही है संप्रभुता है, यानी राज्य संप्रभु होना चाहिए। ये बात इन्होंने कही। मनु के चिंतन का यह महत्व है। तीसरी बात लिखी है कि मानव मात्र के कर्तव्यों और स्वधर्म पालन पर बल दिया है। मानव मात्र यानी जितने भी जो मनुष्य हैं, उन सभी मनुष्यों के उन्होंने कर्तव्य निर्धारित किए हैं। कर्तव्य निर्धारित करके और कि मानव व्यवस्था है वो सुखपूर्वक चल सके और मानव व्यवस्था है वो अनुशासित होकर के चल सके, इसके लिए उन्होंने मनुष्य के लिए कर्तव्यों का पालन और उसके लिए स्वधर्म की पालना भी पर भी उन्होंने बल दिया है कि व्यक्ति का स्वयं का जो है स्वधर्म होना चाहिए। मनुस्मृति कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना में यूं कह सकते हैं कि जनता के लिए एक समग्र आचार संहिता प्रस्तुत की गई है। इसके अलावा चौथा इन्होंने जो बताया है वो है यथार्थवादी, व्यवहारिक और नैतिकता से युक्त विचारधारा है। इन्होंने जो कहा है वो यथार्थवादी यानी वास्तविक है और व्यवहार में काम आने वाला है और नीतियों से युक्त है, नीतियों से युक्त है। इन्होंने क्या कहा है कि मनु की राजनीति तो व्यापक मानवीय धर्म पर आधारित है। ये मनु की जो राजनीति है वो व्यापक मानवीय धर्म पर आधारित है। इसके अलावा पांचवी बात इनका महत्व है विधि प्रणेता, दंड एवं न्याय व्यवस्था के जनक। बिल्कुल सही है। उन्होंने विधि विधान यानी मनुष्य के लिए कानून का निर्धारण किया है, दंड व्यवस्था का निर्धारण किया है, न्याय व्यवस्था का भी निर्धारण किया है। तो इन सभी के लिए वो जनक माने गए हैं। इसके अलावा राजकोष और अर्थव्यवस्था के जनक है, यानी इन्होंने उस समय प्रतिपादित कर दिया था कि जब यदि राजा जो है वो अपने राजकोष की वृद्धि नहीं करेगा तो शासन चलना असंभव होगा। इसलिए राजकोष की वृद्धि के लिए उन्होंने अपने अपने जो है वो नियम निर्धारित किए हैं कि कितना कर है वो लिया जाना चाहिए, कर के कौन कौन से भाग है। 4 प्रकार के जो कर उन्होंने निर्धारित किए हैं, 4 प्रकार के अलावा अन्य कर भी निर्धारित किए हैं। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए उनके संबंध में इन्होंने प्रतिपादन किया है। अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन भी किया है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के संचालन के लिए अभी अपन देख रहे थे कि 3-4 जो उन्होंने उपाय बताए हैं, यानी साम दाम भेद और दंड के माध्यम से इन्होंने राजनीति, विश्व राजनीति या यूं कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों को संचालन करने के लिए उन्होंने बताया है। संपूर्ण सामाजिक जीवन का स्पष्ट और सुव्यवस्थित दर्शन है। संपूर्ण सामाजिक जीवन का, इन राजनीति से ज्यादा इन्होंने सामाजिक दर्शन का विवेचना की है, जिसमें समाज को 2 भागों में बांटा है। समाज के 2 भागों पर सबसे ज्यादा इन्होंने दृष्टिपात किया है, जिसमें वर्ण व्यवस्था है और आश्रम व्यवस्था है। और आश्रम व्यवस्था के आधार पर उन्होंने समाज को एक अनुशासित समाज में चलाने का की विवेचना की है, जो बहुत ही प्रेरणास्पद है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि मनु की क्या व्यवस्था थी। मैं ये समझता हूं कि आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और 9610208295 इन पर आप जरूर भ्रमण करेंगे। इसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।